में 3 इंडियंस को जोड़ा गया, 3 भारतीयों को जोड़ा गया। अब कौन भारतीय थे? जो अंग्रेजों के करीब थे, जो 1857 की क्रांति में इस देश के साथ नहीं थे, जो 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की खूब हेल्प की भारतीय जनता की। नहीं, तो राजनीति में भी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे उसको? तो क्या बोलेंगे यहां पर उन्होंने नोट करेंगे इसको, 3 इंडियंस वर एडेड टू। कौन लोग होंगे जो किसके क्लोज है? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सहयोग कर रहे थे आपका 1857 में। और 3 लोग कौन है, नाम बताएं जिनको पता हो। पहला तो थे पटियाला के महाराज, पहले थे पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज, महाराज ऑफ पटियाला, क्या नाम था इनका, नाम बताएं। दूसरे थे आपके बनारस के राजा, किंग ऑफ बनारस, बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा। और तीसरे तीसरे थे आपके सर दिनकर राव। ये 3 इंडियन यहां पर शामिल हुए। और पटियाला के जो महाराज थे उनको क्या, उनका नाम था नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह 1857 क्रांति में किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बनारस के राजा कौन थे? ईश्वरी प्रसाद नारायण, ईश्वरी प्रसाद नारायण। अब विरोधी थोड़ी होना थे। और सर दिनकर राव। पटियाला के महाराज आप सब लोगों को पता होना चाहिए, पटियाला राजघराना भारत के सबसे अमीर राजघरानों में से एक था। यहाँ के एक राजा थे भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने प्राइवेट जेट खरीदा था अपने लिए, और इंडिया का पहला प्राइवेट जेट था, जिनके पास में 44 रोल्स रॉयस थी। और एक बार उन्होंने क्या किया, रोल्स रॉयस कंपनी से गाड़ी मंगाई, तो उन्होंने गाड़ी देने से इंकार कर दिया। तो उन्होंने रोल्स रॉयस के सामने झाड़ू लगा दी थी टायर के, और पूरा शहर साफ करवाया था। रोल्स रॉयस की बेइज्जती की थी उस टाइम पे, ठीक है। ये 3 इंडियन कहां पे शामिल हुए हैं आपका भैया, गैर सरकारी सदस्यों में। इतनी सी बात हमको आसानी से समझ में आ सकती है। बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से, फटाफट से। सर बाइलिंगुअल ऐसा होता है क्या? हम समझ नहीं आ रहा है। सारे दोस्त मुझे बताओ, क्या आपको किसी भी लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो रही है? मुझे तो नहीं लगना चाहिए मैंने ऐसा कोई भी टर्म हो। अब अध्यादेश, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आएगी यहाँ पर कि आज आप जानते होंगे कि भारत में केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं जब आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि संसद जो है हमारी 12 महीने काम करती है क्या? नहीं, संसद की छुट्टियां रहती हैं। संसद में 3 ही सत्र होते हैं आपका, बजट सत्र होता है आपका, ठीक है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, बीच में छुट्टियां होती है। और छुट्टियों के दौरान संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, हमको किसी कानून की आवश्यकता है, तो किसके माध्यम से कानून लाएंगे? केंद्र में राष्ट्रपति के माध्यम से। और राज्य विधानमंडल की जब छुट्टियां चल रही है तो किसके माध्यम से लाएंगे? राज्यपाल यानी कि गवर्नर के माध्यम से लेके आएंगे। तो आपका सेंट्रल में प्रेसिडेंट, और स्टेट में कौन लेके आता है? स्टेट में आपका गवर्नर। मुझे बताओ, जो राष्ट्रपति अध्यादेश लेके आते हैं या राज्यपाल जो अध्यादेश लेके आते हैं, वो कितने दिन तक लागू रहता है? यानी वापस संसद को उसको पारित कराना पड़ता है। कितने दिन में वो बिल फिर से पास होगा? कितने दिन तक मैक्सिमम वो लागू हो सकता है? तभी हम आगे बढ़ेंगे, जब आप आंसर कर देंगे मजा आ जाएगा। 6 मंथ्स वाले सारे दोस्त गलत हैं। 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, सुधारिए अपनी चीज को, लिखिए 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, यानी 6 महीने और 6 सप्ताह। क्योंकि 6 महीने तो भाई आप जानते हैं संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना एक अंतराल हो सकता है, कितना गैप हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है। तो 6 मंथ्स तो वही हो गया गैप। और जैसे ही संसद आएगी कार्रवाई पर, तो आने वाले 6 वीक्स के अंदर उसको पास कराना होगा। तो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स बोलेंगे। आपका गवर्नर का भी 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स बोलेंगे। 6 मंथ कोई नहीं बोलेगा आज के बाद में, ओके। तो यहां पर पूछा जाता है वायसराय को जो अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई थी, क्या बोलेंगे इस पर? पहली बात तो इसको जो परिषद बनी थी, कौन सी परिषद भी है? भारत परिषद बनी थी या नहीं? जिसमें आपका तो राज्य सचिव होगा और उसके साथ में 15 सदस्य होंगे। तो इससे बोला परिषद की सहमति जरूरी है या नहीं? तो बोले परिषद का जो कंसेंट है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। परिषद की सहमति जरूरी नहीं है, यानी कि कंसेंट ऑफ काउंसिल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो अपना अध्यादेश जब चाहे जारी कर सकता है। और ये कितने दिन के लिए जारी होता था? 6 मंथ्स के लिए। पूछेगा आपसे वायसराय जो अध्यादेश जारी करता था वो कितने महीने के लिए होता था? भारत में 6 महीने का, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगली बात है, हाँ, अगली बात से पहले एक और बात बताऊं आपको। जो वायसराय था, जब इसको अध्यादेश बनाने की शक्ति, अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, तो इसके साथ में इसको और यहाँ पे एक पावर और दी गई थी। उस पावर को बोलते हैं, इसको दिया गया प्रांतीय नियंत्रण, कंट्रोल ऑन प्रोविंसेस। प्रांतीय नियंत्रण दिया गया। प्रांत किसको कहते हैं? अब यहाँ पे फिल्टर होगा कौन बच्चा पॉलिटिक्स अच्छे से आज तक समझ रहा था या नहीं, और ऐसी हवा हवा में कौन कौन है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं उसको क्या दिया गया? कंट्रोल ऑन ऑन प्रोविंसेस। ये नया प्रांत बना सकता था। नए प्रांत का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। नोट करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, नए प्रांत का गठन कर सकता था या नहीं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। नए प्रांत का गठन कर सकता था। प्रांत की सीमा में परिवर्तन कर सकता था। प्रांत की सीमा में परिवर्तन, जी भैया, कर सकता था। ये पावर उसको दी गई। यानी कि जो प्रोविंसेस थे उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकता था। प्रोविंसेस बाउंड्री चेंज कर पावर उसको दिया गया। और तीसरी पावर उसको दी गई यहां पर प्रशासकों की नियुक्ति। प्रशासकों की नियुक्ति यानी कि आपका हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। प्रांत किसको कहते हैं? आज के समय में आप प्रांत किसको कहेंगे? एक एग्जांपल लिखिए तो मैं समझूंगा कि आप प्रांत, जी बिल्कुल, आरो यारो के लिए आप ले सकते हैं कक्षा को बड़े प्यार से, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग के किसी भी परीक्षा के लिए आप इसको कर सकते हैं। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्त ऐसा होता है, एसएससी आसान प्रश्न पूछती है, एसएससी जीएस में पूछती है, तो ऐसा नहीं है उसको छोड़ देना। एक नंबर का हम यूपी समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने एक टर्मिनोलॉजी आपको समझाई थी, संघवाद का क्या मतलब होता है। एक दोस्त याद करिए, मैंने बताया था एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियां किसके पास में होती हैं? सिर्फ एक सरकार के पास में होती हैं। लेकिन संघात्मक में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है। उसमें केंद्र के पास भी शक्तियां होती हैं कानून बनाने की। जैसे हमारे यहाँ देश में है, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? आपका केंद्र सरकार बनाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? बताएंगे एक बार, राज्य सरकार। तो यानी कि हमारे यहाँ क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, जिसको हम कई बार द्वैत सरकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे प्रशासकों की नियुक्ति, यानी कि जो आपका जो स्टेट थे, छोटे जो प्रोविंसेस थे, स्टेट तो उस टाइम पे नाम दिए नहीं गए, तो उसमें नया प्रोविंस बना सकता है, हाँ जी, उनकी बॉर्डर को चेंज कर सकता है, हाँ जी। और जो प्रांत का प्रशासन चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसको ये नियुक्त कर सकता था, ठीक है। तीसरी चीज लिखना है यहाँ पे, तीसरी चीज नोट करना है यहाँ पे, आगे चलेंगे, लिखना प्रांतों को आगे लिखेंगे। यहाँ पे जमीन किसके पास थी? सेंटर के पास में। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी राज्य के पास भी पावर्स आ गई, विधि बनाने की शक्ति दी गई। विकेंद्रीकरण शुरू हुआ या नहीं हुआ? केंद्रीकरण मतलब सिर्फ एक सरकार कानून बना सकती है। विकेंद्रीकरण का मतलब आपका कि उसमें क्या हो, सरकार के स्तर हो, केंद्र स्तर पर और प्रांत स्तर पर। तो ये विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण हुआ, यस और नो, जी भैया। तो इसको हम कह सकते हैं आपका प्रांतों को जो विधि बनाने की शक्ति दी गई। लेकिन यहाँ पे एक शर्त थी, वायसराय जो होगा वो इसके लिए एडमिट करेगा। वायसराय की जो स्वीकृति है, उसकी जो एडमिटेंस है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। स्वीकृति जरूरी होगी, मैंडेटरी है वो, ठीक है। वायसराय की स्वीकृति जरूरी होगी, यानी उसको क्या करना पड़ेगा? इस पे वायसराय को इस पे क्या करना पड़ेगा? एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। वायसराय को इस पे एग्री होना पड़ेगा। तो लॉ मेकिंग पावर्स टू प्रोविंसेस, ये बात हम बोल सकते हैं। जब कभी भी, फिर से मैं आपको समझा देता हूं, हमारे देश में केंद्र स्तर पर है, जी भैया, और राज्य स्तर की सरकारों को भी। तो जब आपका केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां से पूछे कभी भी आपसे विकेंद्रीकरण का आरंभ किस एक्ट में देखने को मिलता है?
ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, विकेंद्रीकरण का आरंभ यानी स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, स्टार्टिंग ऑफ, यानी कि उस समय के जो प्रोविंसेस हैं वो विधि बनाएंगे। तो कानून हमारे देश में आज कौन बनाता है जरा बताइए? कानून हमारे देश में कौन बनाता है? तो केंद्र स्तर पर संसद बनाती है भैया। राज्य स्तर पर कानून कौन बनाता है भैया? आपका लेजिस्लेचर, विधानमंडल बनाता है। तो विधानमंडल चाहिए या नहीं चाहिए? तो यहाँ पर एक ऐसी ही व्यवस्था की गई जिसको हम बोलते हैं, नोट करेंगे, प्रांतों में, यहाँ कहीं किनारे पे लिख सकते हैं, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। अरे कुछ बोल भी दिया करो भैया, आया मजा, ध्यान से धीरे से पढ़ना। यानी कि हम कह सकते हैं भारत के इस प्रांत में सबसे पहले विधान परिषद का गठन किया गया था। कौन सा प्रोविंस है जिसमें सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश और फॉर्म किया गया? बताओ भाई, कमाल, आंसर आना चाहिए। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखोगे अनेकों एग्जाम में उसको क्या बोलेंगे, प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की गई। और सबसे पहले इसके लिए 1862 में, याद रख लेना, 1862 में, 1862 में सबसे पहले ये मौका मिला बंगाल को। इसको सबसे पहले बंगाल में 1862 में। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि सबसे पहली विधान परिषद, जैसे आज आप जानते हैं बहुत सारी स्टेट्स की विधान परिषद, जब हम विधान परिषद को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल आज कितने स्टेट्स में, आज 6 स्टेट्स में, बहुत सारी स्टेट्स की खत्म कर दी गई है आपका, ठीक है। तो जो खत्म हुई है, लेकिन उसका जो शुरुआत है, ओरिजिन कहां से हुआ है? तो बंगाल से हुआ है। छुटकी सी बात है जी भैया, प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। यहीं पे लिखें, किससे हुआ है बताएं, कौन से एक्ट से हुआ है? कौन सा एक्ट हम पढ़ रहे हैं? 1861, 1861। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत, इसके वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कितने मेंबर्स मैंने आपको भी बताए थे, जिनको हमने कहा था कि वो आपके ऑफिशियल मेंबर्स हैं। 1861 में कहा गया कि एक तो भी सरकारी होंगे और एक 6 से 12 सदस्य वो अतिरिक्त जोड़ सकता है, जिनको नॉन ऑफिशियल्स कहा गया। सर भारत में संघवाद है क्या? दोस्त इसके लिए मैं बता चुका हूं, भारत में संघवाद नहीं है। भारत में क्या है, आपातकाल के दौरान एकात्मक सरकार के लक्षण भी दिखाई देते हैं। और जनरली भारत में संघवाद यानी आपका राज्य स्तर पर आपका राज्य सरकार और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार के पास आपका क्या बोलेंगे, वहां पर शक्तियां हैं। तो भारत में संघवाद के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं और एकात्मक सरकार के भी। लेकिन ज्यादा नजदीक हम संघवाद के, इसलिए हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? अर्धसंघात्मक। क्या बताया था मैंने? भारत के संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक है कि संघात्मक है? आप क्या कहोगे? क्या जस्टिफाई करोगे? मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे तर्क देंगे अपना, कैसे ये सिद्ध करेंगे कि भारत अर्धसंघात्मक है, क्योंकि हमारी ज्यादातर विशेषताएं किसके पास है? संघवाद के पास में। इसलिए क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल। भाई ये देखिए सबका आंसर दोस्त, सिर्फ आप नहीं जानते हैं, पूरी कक्षा जानती है, बाकी आपको भी जानना है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई किसके टाइम पे? कैनिंग के टाइम पे हुई, इंट्रोड्यूसिंग पोर्टफोलियो सिस्टम। ये लिख लीजिए भाई, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वाइसराय की जो आपका एग्जीक्यूटिव थी उसमें 5 मेंबर्स थे, जो आपका क्या थे? परमानेंट ऑफिशियल मेंबर्स थे। लिख सकता हूं वाइसराय लिखने, गवर्नर जनरल की लिखना, जो वाइसराय हो गया था, ठीक है। तो जो वाइसराय था इसमें आपका 5 मेंबर और थे, इसको हम बोलते थे एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यकारिणी। तो ये जो 5 मेंबर थे इसमें एक छठा मेंबर और जोड़ा गया था, याद रख लेना। छठा मेंबर इसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के रूप में 1874 में जोड़ा गया था। ये भी पूछा गया, लोक निर्माण विभाग के तहत आपका वाइसराय की काउंसिल परिषद में छठा सदस्य कौन सा था? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देश के भ्रष्ट विभागों में से एक है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। 1874 में इसको ऐड किया गया था। तो क्या बोलते हैं इसको? जैसे आज हम देखते हैं कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उन सबके पास मंत्रालय अलग अलग होते हैं, यस और नो। जैसे याद रखना, किसी के पास इसमें क्या होता है? होम मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय होता है, यस और नो, होम मिनिस्ट्री। किसी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे भी पहली बार ये किया गया कि मंत्रालय बांटे गए, मंत्रालय, राजस्व, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया था आपका, कानून का लॉ के लिए दिया गया था आपका, ठीक है, सैन्य जो आर्म डिपार्टमेंट था उसको दिया गया था, और छठा पीडब्ल्यूडी था यहाँ पे, छठा पीडब्ल्यूडी था। होम मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, रेवेन्यू को, लॉ को, आपका साथ ही आर्म्ड को और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे पहले 5 थे, फिर छठा जुड़ गया पीडब्ल्यूडी। दिक्कत? तो पोर्टफोलियो समझ गए, यानी मंत्रालयों का बंटवारा जो होता है उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो आपके सामने कभी भी शब्द आएगा तो आप समझ पाएंगे। आगे चलें दोस्त जी भैया, कितनी सीट बताएं जरा मुझे। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका कितने मिनिमम नंबर होते थे, और एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया था कि वाइसराय के साथ में 5 अन्य सदस्य होते थे, और जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? तो 6 से 12, यानी मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 थी, यानी भैया उससे ज्यादा बढ़ेगी। तो याद रखना, पहले कितनी थी सीटों की संख्या? पहले थी भैया आपका 6 से 12, यानी मिनिमम 6 हो सकते थे, उसमें आधे भारतीय होंगे, और 12 होंगे तो भी उसमें से आधे भारतीय होंगे। यहाँ पर बोल दिया गया सीटों की संख्या में वृद्धि, ये कर दी गई 10 से 16, 6 से 12 से बढ़ाकर क्या कर दी गई? 10 से 16 कर दी गई। यानी मिनिमम कितने होंगे? 10 होंगे, मिनिमम 10 होंगे। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स आर मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16। और यहाँ पे एक छोटी सी बात बोली गई कि न्यूनतम जो होंगे ना, न्यूनतम क्या बोलेंगे, क्या हो जाएंगे? अब तो आप समझ गए, अब लिखने की जरूरत तो नहीं। न्यूनतम कितने गैर सरकारी सदस्य होंगे इसमें? तो 10 होंगे। तो 10 में से इंडियन कितने होंगे? क्या समझा आज की क्लास में? न्यूनतम अगर 10 है तो इंडियन कितने होंगे आपको बताना है। तो आप कहेंगे छोटी सी बात है, आगे चलिए 5 होंगे। प्रथम बार निर्वाचन की बात की गई कि जो गैर सरकारी सदस्य चुने जाते थे, अब तक तो क्या होता था? अब तक तो जो गैर सरकारी सदस्य थे 3 चुने गए थे। कौन? आपका नरेंद्र सिंह चुने गए, ईश्वरी नारायण सिंह चुने गए, या सर दिनकर राव चुने गए। तो ये जो 3 लोग चुने गए, इनका हुआ था कंप्लीटली नॉमिनेशन। यानी ब्रिटिश सरकार ने देखा था कि ये हम लोगों के लिए सहायक थे 1857 की क्रांति में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे और भारत के खिलाफ में थे, तो इन लोगों को बुला लेते हैं, यहाँ पे गैर सरकारी सदस्यों में जोड़ देते हैं, उनको तो फायदा मिल गया। लेकिन यहाँ पर प्रथम बार जब निर्वाचन हुआ तो अप्रत्यक्ष, यहाँ पे एक बात की गई कि जितने भी गैर सरकारी सदस्य होंगे, गैर सरकारी मतलब जितने भी नॉन ऑफिशियल्स होंगे, उन नॉन ऑफिशियल्स को जो है ना, अभी भी, पहले तो पूर्णतः मनोनयन होता था कि किसी से पूछा नहीं जाता था, अभी भी इनका नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन ही होगा अभी भी इनका, ठीक है, इलेक्शन अभी भी नहीं है। तो नॉमिनेशन जो होगा वो होगा नगर पालिका, जो जिला बोर्ड है, वहाँ के लोग इनके लिए क्या बोलेंगे? वोट डालेंगे, ठीक है, वो इनके पक्ष में क्या बोलेंगे? समर्थन देंगे। विश्वविद्यालय के लोग, यानी यूनिवर्सिटी से, नगर पालिका से, तो कुछ तो अधिकार मिले ना। पहले तो क्या था? कंप्लीट नॉमिनेशन था। अभी क्या है? नगर पालिका को बोला गया कि भाई जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, यानी कि मान के चलो 10 चुन रहे हैं अपनी काउंसिल में, तो 10 में से 5 क्या होंगे? तो उन 5 को नगर पालिका, विश्वविद्यालय, उनके लोग भी अपना पक्ष और तर्क उनके क्या बोलेंगे? उनके हक में या उनके पक्ष में देंगे, ठीक है। तीसरी क्या पावर दी गई? बजट पर बहस, बजट पर बहस यानी पावर टू डिबेट ऑन बजट, और प्रश्न पूछने की शक्ति। अब तक जो है ना, ये शक्ति ही नहीं थी हमारे पास। बेशक हमारे गैर सरकारी सदस्य शामिल थे भैया, गैर सरकारी सदस्य हमारे चले गए थे, लेकिन वो बजट पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, बजट पर कोई डिबेट नहीं कर सकते थे, और क्वेश्चन आस्किंग की कोई पावर उनको नहीं थी। पूछा जाएगा बजट पर बहस कब दी गई, या आपका प्रश्न पूछने की शक्ति कब दी गई, यानी पावर टू आस्क क्वेश्चंस, लिख सकते हैं इसको भी आप, पावर टू डिबेट ऑन बजट, पावर टू डिबेट। पहले उसको देना पड़ेगा लिख के, 6 दिन पूर्व उसको लिख के दो कि भैया मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा 6 दिन बाद में। उसके बाद भी जो आपका एग्जीक्यूटिव थी वो बाउंड नहीं की गई थी, वो बाध्य नहीं थी कि इनका जवाब दे, तो भैया पूछने का भी कोई मतलब नहीं बचा। अगर जवाब देने के लिए ही बाध्य नहीं है, भाई आज क्या है आप जानते हैं, अनुपूरक प्रश्न जो होते हैं। दूसरी बात और बताऊं इसमें, यहाँ पे क्या पूछेंगे? कोई भी सप्लीमेंटरी क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते थे। आज हमारे संसद में जब चर्चा होती है तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं, यस और नो, आप जानते हैं या क्या जानते हैं बताएंगे?
सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं 6 दिन पूर्व इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। भैया ये क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्या बाध्यता की गई, जवाब देने के लिए बोलेंगे, जवाब के लिए क्या बाध्य किया गया, तो जवाब के लिए बोला बाध्य नहीं है, वो चाहे जवाब दे ना दे, नॉट बाउंड, बाध्य नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, भैया नहीं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है आपका 2 या 1 प्रश्न आज भी हमारी संसद में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मतलब जिसका सवाल में नाम शामिल है तो वो 2 पूछ सकता है, ठीक है, जो जवाब से जुड़ा वो 1 पूछ सकता है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कितने पूछे जा सकते हैं आपका? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रश्न के बाद प्रश्न, ठीक है। भैया अगर मिनिमम 7 हो तो मैं आपका मैक्सिमम 15 हुए तो डिवीजन कैसे होगा? इसलिए तो बुद्धू तुम्हारे जैसे दिमाग की वजह से तो डिवीजन नहीं कर रहे हैं ऐसा। ये देखो, आपको लग रहा है कि भैया 7 आदमी वो चुनेंगे फिर 3.5 आदमी क्या पॉसिबल है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, गति नहीं लगता, बहस हो जाएगी। लेकिन प्रश्न पूछने की जो शक्ति है वो क्या है? सीमित है। बोले 1892 के एक्ट में प्रश्न पूछने की शक्ति कैसी है? सीमित है या नहीं है? और आज का अंतिम अधिनियम जिसमें सिर्फ 2 ही बिंदु हैं और फिर आज के प्रश्नों के जवाब आप देंगे जो आपने आज सीखा। भारत परिषद अधिनियम 1909, तो एक ग्रंथ डलवा लेते क्रांतिकारी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका? इनके बीच में भी क्या आ गया? एक गैप इनको पैदा करना था। ये ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का, ये उद्देश्य था कि नरम दल और गरम दल के बीच एक गैप पैदा करो और हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गैप पैदा करो। आप मुझे बताएं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज की एट प्रेजेंट की कंडीशंस को देख के आप ये बताइए कि अंग्रेज इसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? आप कहेंगे जी भैया अंग्रेज इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए। इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहली बात तो याद रख लेना, ये क्या थे? इस अधिनियम के उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के। पहला पॉइंट लिखे, मुख्य बिंदु, परिषद में सदस्यों की संख्या अभी कितनी की गई थी बताइए जरा? 1892 में 1892 में कितनी की गई थी? काउंसिल में मेंबर कितने कर दिए गए थे? परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। अभी किए थे भैया 10 से 16, ठीक है, संख्या 60 कर दी गई, ओके। और इसमें क्या बोला गया? आधे क्या होंगे? फिर से वही बात, आधे जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे, नॉन ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे बात की गई, यानी भारतीयों का जो सहयोग है इसमें कॉर्पोरेशन में बढ़ाया जा रहा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ, आंशिक हुआ था वैसे, ठीक है, आंशिक प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ, लेकिन कैसा था? सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार क्या होता है जी? सीमित मताधिकार, इसको बोलते हैं ब्लॉक वोटिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि लिमिटेड वोटिंग राइट्स। प्रत्यक्ष थे, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे? प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हो गए। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन में ऐसा नहीं था कि सिर्फ नगरपालिका। क्या कह रहे हैं भैया? इंडिया काउंसिल एक्ट तो 1947 में खत्म हो गया था, तो मार्ले तब कैसे स्टेट सेक्रेटरी बना, ये नहीं समझ में आया भाई। 1947 आ गया क्या अभी? अब तुम तो यार बिल्कुल भी वो 1700 रुपए क्विंटल अनाज खाने वाला तो बिल्कुल था ही, और तुम तो आज यार उससे भी महंगा अनाज खा रहे हो। तुम तो लगभग 2500 रुपए क्विंटल का अनाज खा रहे होगे, और कम से कम भी जो आशीर्वाद खा रहे होंगे वो 3500 या 4000 रुपए क्विंटल का अनाज खा रहे होंगे। आएंगे भैया। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ, लेकिन सीमित मताधिकार। यहाँ पे सीमित वोट डालने का अधिकार किसको दिया गया? जो आदमी यहाँ पे टैक्स पे करता था, जिसके पास जो आपका इतनी संपत्ति होनी चाहिए, मतलब कर टैक्स के आधार पर और संपत्ति के आधार पर भी इसने जमीन ले रखी, लीज पे उसका लगान टाइम से देता है या नहीं देता है, तो जो कर और संपत्ति समय से चुकाते थे उन्हीं को क्या वोटिंग के राइट्स मिले। इसके लिए आपका सदस्यों के चुने जाने के लिए, ठीक है। अगली बात पे आएंगे, पूरक प्रश्न की बात कहां पर की गई थी? एक सेपरेट आपका इलेक्टोरेट की बात कहां पे की गई थी? तो एक पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई 1909 में, और यहाँ पे जो अधिकार दिया गया, याद रख लेना, यहाँ पे प्रथम बार मुस्लिमों को अधिकार दी गई। प्रथम बार किसको? प्रथम बार जो अधिकार थे वो मुस्लिमों को दिए गए। देखो एक बात समझो पहले, आज से समझते हैं इसको। आप आज लोग जानते होंगे हमारे यहाँ कुछ जब चुनाव होता है तो आरक्षित सीटें होती है नहीं होती हैं? जैसे कुछ सीट ऐसी है या नहीं है कि उन सीट पे जनरल कैटेगरी का आपका व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कुछ सीट पे रहेगा कि ओबीसी व्यक्ति का, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से ही कोई चुनाव लड़ेगा, या आपका एससी एसटी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से कोई चुनाव लड़ेगा, होता है नहीं? जी होता है। जब जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, या आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, तो वोट का अधिकार सबके पास होता है या नहीं? या जनरल व्यक्ति का जो चुनाव लड़ेगा तो वोट डालने वाले भी जनरल कैटेगरी के होंगे, यस और नो? आज के समय में आपका अवेयरनेस है नहीं बताइए एक बार? आप कहेंगे ऐसे वोट डालने का अधिकार तो सबको होता है, ऐसा नहीं होगा जनरल का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वोट ओबीसी के भी डालेंगे, एससी एसटी, वोट का अधिकार सभी को है सार्वभौमिक वयस्क सिद्धांत के अनुसार, यानी 18+ का जो व्यक्ति होगा वो वोट डालेगा। सीधी सी बात, आम चुनावों की बात हम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होता था? पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि जो व्यक्ति, जैसे मुस्लिम कोई व्यक्ति आपका चुनाव लड़ेगा इसके लिए, तो वोट डालने वाले भी कौन होंगे? सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति होंगे, ठीक है। इसको बोलते पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था यहां पर की गई थी। क्लियर है? हम सब करके बताएं जी भैया क्लियर है? प्रथम बार एक बात बताओ पहले मुझे, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मेंबर है, यस और नो? इन 5 में अभी तक कोई इंडियन पहुंचा या नहीं? आपको भैया भारतीय को तो बहका रही है, उसमें रखते हैं, नॉन ऑफिशियल्स में रखते हैं, लेकिन पहली बार 1909 में ये हुआ। याद रखना, प्रथम बार वाइसराय की कार्यपरिषद में एक भारतीय पहुंचा था, वो कौन व्यक्ति है बताएं? वाइसराय की कार्यकारिणी में जो एग्जीक्यूटिव थी, एग्जीक्यूटिव ऑफ वाइसराय जिसको हम बोलते थे, कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल हुए। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टाइम द ओनली, या आप कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन एंटर्स इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ वाइसराय, और वो कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा जिनको हम कहते हैं। एसपी सिन्हा कौन है साहब? एसपी सिन्हा पहले व्यक्ति है, याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो भारत सचिव की परिषद में, मुझे बताओ, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, स्टेट सेक्रेटरी होता था, उसके लिए जो परिषद बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर थे? उसमें भी अब तक कोई इंडियन नहीं पहुंचा था, क्योंकि उसमें ब्रिटिशर्स होते थे। उसमें जो आपका देश होता था भारत सचिव, वो कैबिनेट मंत्री होता था ब्रिटिश सरकार में, उन 15 में भी कोई इंडियन था क्या? नहीं भैया। 3 दिनकर राव, नरेंद्र और आपका ईश्वरी, ये तीनों किसमें थे? ये तीनों के तीनों थे आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये गैर सरकारी सदस्य थे। पहली बार एग्जीक्यूटिव में पहुंचे हैं, क्या बोलेंगे? जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव में पहुंचे आपका, वो एसपी सिन्हा, और भारत सचिव की परिषद में, यानी कि इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए, और ये सबसे पहले 2 भारतीय हैं। कौन बताएगा नाम? पहले तो हैं केसी गुप्ता को शामिल किया गया, ठीक है, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये किसमें शामिल हुए थे दोनों? सैयद हुसैन बिलग्रामी। कोई दिक्कत? रिवाइज करने एक बार चीजों को, 1857 की क्रांति के बाद में सीधा खुद का कंट्रोल ले लिया,
खुद का कंट्रोल जब इन्होंने ले लिया तो इन्होंने बोला कंपनी का शासन खत्म, यानी कंपनी बीओडी बीओसी जो चल रहे थे इनको खत्म करके इनकी जगह होम गवर्नमेंट ले गई। इसी को बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश क्राउन कब से शासन करने लगा? 1858 के एक्ट से। गृह सरकार में भारत सचिव बनाया गया जो कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, उसके लिए 15 सदस्य बनाए गए और उसको बोला गया भारत परिषद। वेतन कहां से जाता था भैया आपका? कहां से? इंडियन रेवेन्यू से। 1919 में ब्रिटेन में ट्रांसफर हुआ। 1935 में भारत परिषद जो बनी थी यानी इंडिया आपका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्लस में आपका 15 मेंबर्स, इसको डिसेबल कर दिया गया। 1947 में भारत सचिव पद भी हटा दिया गया। ओके, भारत सचिव का ऑफिस भी बना या नहीं बना? जी भैया, इसका कार्यालय यानी कि इसका ऑफिस भी बना था, ठीक है, इसी एक्ट से बना। पहले भारत सचिव स्टैनली हुए, दूसरे भारत सचिव चार्ल्स वुड हुए। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बनने लगा और पहला वाइसराय कौन बना आपका? ये कौन था? कैनिंग पहला वाइसराय बना। और साथ में कैनिंग क्या बना आपका? अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही रहा। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग की घोषणा को पढ़ा किसने? विक्टोरिया ने। बच्चा क्वेश्चन की बगैर मत जाया करो, है ना, प्रैक्टिस जरूरी है, वो फिर सेटअप हो जाता माइंड में। 1858 को इसको कहां पे पढ़ा गया? मिंटो पार्क में। और देखो मेरे मुंह से कभी भी बच्चा बेटा निकले उसके लिए भाई आपके पैर पकड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूं, मतलब ये फ्लो में निकलता है, मैं बोलता नहीं हूं, भाई बहन ही बोलता हूं, है ना। कभी कोई मुझसे बड़ा और ये बोले कि यार ये कौन सी बात है, कोई होता है, जनरली नहीं होते स्टूडेंट्स, कोई होता है, उसके लिए इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पब्लिक। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पब्लिक, क्योंकि भारतीय हितों की एक छद्म घोषणा, मतलब कि स्यूडो अनाउंसमेंट की गई, स्यूडो अनाउंसमेंट बहकाने के लिए। तुम आर्थिक समानता देंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता देंगे, सांस्कृतिक स्वतंत्रता देंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861 का, उसमें भारतीयों का जो इसने घोषणा की थी यहाँ पर, उसको यहाँ पे अप्लाई किया गया कि तुम्हारा सहयोग बढ़ाएंगे। और सहयोग कहाँ बढ़ाया? एडिशनल मेंबर्स में। बोला एडिशनल मेंबर 6 से 12 होंगे, 6 से 12 किसमें? 1861 में। और ये क्या करेंगे? लॉ मेकिंग में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन आगे भेज दिया उन्होंने, लगा देना उनको, है ना। गैर सरकारी सदस्य होंगे। यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। कौन? पटियाला के महाराज, बनारस के राजा सरदिनकर राव। वायसराय का अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, 6 महीने लागू रहेगा, परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं है। प्रांतीय नियंत्रण इसको दिया गया, नए प्रांत का गठन, प्रांत की सीमा में परिवर्तन, प्रशासक की नियुक्ति। साथ में प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति है। मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से हुआ। तो कानून बनाएंगे तो भैया विधान परिषद चाहिए, तो विधान परिषद सबसे पहले बंगाल में बनी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना, देखो एक चीज और नोट कर लेना यहाँ पे, क्या बोलेंगे यहाँ पे? जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी थी, नोट करना, यहाँ पे एक छोटी सी बात, नोट्स लिख खोले, यहाँ पे एक बात लिखें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई और सबसे पहली विधान परिषद 1862 में बनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिख लें, जब मैंने बोला प्रांतों को आपका क्या दी गई? शक्ति दी गई थी, ठीक है, प्रांतों को। तो याद रखना ये शक्ति जो दी गई थी आपका, ये जो शक्ति दी गई थी, नोट कर लो इसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। और थम्स अप कर देना जी, भैया लिख चुके। मद्रास प्रेसिडेंसी को ये पावर दी गई, प्रेसिडेंसी को, छोटा सा बिंदु हम यहाँ छोड़ देते, ठीक है। पोर्टफोलियो आप समझ चुके? जी भैया समझ चुके। भारत परिषद अधिनियम में 1862 में इसमें सीटों की संख्या बढ़ गई। प्रथम बार निर्वाचन हुआ, लेकिन पूरी तरह से जो है वो प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। बजट पर बहस करने की बात की गई, प्रश्न का मैंने बता दिया भैया, कोई बाध्यता नहीं थी, प्रश्न पूछना ना पूछना बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया आपका? फिर 1909 में यहाँ पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। या ये किसी आया? मॉडल कौन था? राज्य सचिव था, मिंटो आपका वाइसराय था। इन्होंने परिषद के सदस्यों की संख्या 60 कर दी, बढ़ाई। प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, लेकिन सीमित मताधिकार। देखो सीमित मताधिकार भी सब लोगों को नहीं दिया गया था। तो एक क्वेश्चन बनता है, सीमित मताधिकार पूर्णतः कब शुरू हुआ? तो 1935 के अधिनियम से शुरू होगा, ठीक है, 1935 के अधिनियम से। या भारतीयों को भी हम नॉन ऑफिशियल कह सकते नहीं भैया, ऑफिशियल यहाँ शामिल कर लिया ना। ये देखो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपका क्या हो गया? ऑफिशियल मेंबर। आप तो आपका नॉन ऑफिशियल थे, लेकिन ये कौन है? सत्येंद्र पी सिन्हा, ये ऑफिशियल मेंबर थे। ये कौन थे? ये ऑफिशियल मेंबर थे, क्योंकि ये जो मेन एग्जीक्यूटिव थी आपका उसी में पहुंच गए थे। पृथक निर्वाचक मंडल बना, मुस्लिमों को भड़काया गया यहाँ पे, तभी उन्होंने मुस्लिम लीग भी बनवाया, वो भी अंग्रेजों की एक चाल थी, उसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या चालाकी थी उनकी, जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री का इंतजार रखना, पॉलिटी को जब खत्म करेंगे उसके बाद में हिस्ट्री शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी सिस्टर्स की नहीं यार, भारत सरकार के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत होगा बोलेंगे? केवल एक गलत होगा इसमें, तो केवल एक कह रहे हैं बच्चे कि ये गलत होगा। भारत सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी 1858 से। हाँ, सिविल सेवा की व्यवस्था के लिए प्रतियोगिता के आधार पर 1853 में बात की गई और वो शुरू की गई कहां पर? आपका 1858 एक्ट। ओके, बहुत बढ़िया भैया, भी होगा भी होगा भी होगा। नियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सतर्क बनाया गया। 1909 में क्या सतर्क बनाया गया? अनुपूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे, 1892 में तो भैया अनुपूरक नहीं पूछ सकते थे, लेकिन 1909 में क्या बोला गया था पार्लियामेंट में कि आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बजट पर बहस तो पहले अधिकार मिल गया था, ये तो पहले मिल गया था, ठीक है। इस अधिनियम में मुसलमानों को एक अलग आपका पृथक निर्वाचक मंडल मिला, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। हाँ जी, तो दोनों ठीक हो गए, एक और दो दोनों हो जाएंगे।